नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला पर यूपी की बात। इस शो में हम बात करते हैं यूपी की बड़ी खबरों पर। इस चर्चा में रोजाना की तरह मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी लखनऊ से जुड़ेंगे, जो बताएंगे हर खबर के पीछे की खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। और आज की पहली खबर है यूपी की सियासत से जुड़ी हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली की वाईफाई के पासवर्ड हैं। उन्होंने केशव को मोहरा बताते हुए कहा कि मीडिया बस दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड का खेल देखे। उत्कर्ष, ये बयान कहां दिया अखिलेश ने, और केशव मौर्य की ओर से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? बिल्कुल प्रतिक्रिया आई है। पहले इस बयान की बात कर लेते हैं। दरअसल अखिलेश यादव अपनी पार्टी कार्यालय में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में खुलकर रार दिखाई दे रही है, उस पर सवाल पूछा गया। हुआ यूं था कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवास पर प्रयागराज मंडल की भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं और अन्य सहयोगी दल के भी नेताओं की बैठक थी। उस बैठक में केशव मौर्य नहीं पहुंचे थे और उनकी गैर हाजिरी इस वक्त उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल बनी हुई है। और मुझे लगता है कि आगे शायद हम उस पर बात करें। और उसके बाद एक और डिप्टी सीएम आज नहीं पहुंचे, तो अखिलेश यादव से इसी बाबत सवाल पूछा गया था कि मुख्यमंत्री की बैठक में डिप्टी सीएम नहीं पहुंच रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि दरअसल ये जो टकराहट है, ये तो दिल्ली और लखनऊ की टकराहट है और उसमें केशव मौर्य सिर्फ मोहरा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि मौर्य मोहरा हो गए हैं और वो सब कुछ दिल्ली कर रहा है और वो दिल्ली के मोहरे बने हुए हैं और वो जो यहाँ कुछ कर रहे हैं, यानी कि उनका आशय ये था कि अगर वो बैठक में नहीं भी जा रहे हैं तो केशव मौर्य का डिसीजन नहीं है। अखिलेश यादव बार बार एक और संकेत करते हैं कि यूपी में पावर टसल है, दो पावर सेंटर हैं। पिछले दिनों ने एक ट्वीट भी किया था कि डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन आपस में टकरा रहे हैं। तो वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली और लखनऊ में सामंजस्यता नहीं है, एकता नहीं है, उल्टा टकराहट है, विरोधी स्वर है और केशव मौर्य उसमें एक मिडलमैन बन गए हैं। जहां तक केशव मौर्य की ओर से हुए पलटवार की हम बात करें तो केशव मौर्य ने बयान सामने आया और मान लीजिए उसके कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी ओर से भी एक सोशल मीडिया हैंडल पर अपने बयान जारी कर दिया। उन्होंने अखिलेश यादव को भी एक तरीके से मोहरा कहा। उन्होंने जो शब्दशः कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने और अपमान करने की जगह अपनी समाजवादी पार्टी को समाप्त होने से बचा लें। 2027 में हम 2017 दोहराएंगे, कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। और उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर बाद एक और ट्वीट किया जिस पर उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव इनका कुनबा पिछड़ों और दलितों का जन्मजात विरोधी है। सपा का पीडी एक बहुत बड़ा धोखा है और विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रही कांग्रेस का मोहरा अखिलेश यादव बने हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए उन्होंने अपने स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ी। तो दो जवाब आए हैं और उसके बाद अखिलेश यादव पर भी उनके कुछ जानने वालों ने पूछा कि आपको मोहरा कहा जा रहा है और अब मतलब केशव प्रसाद मौर्य ने भी आपको पलटकर मोहरा कह दिया। तो मुझे जो जानकारी मिल पाई कि अखिलेश यादव ने उस तमाम जो चुनिंदा लोग उनके पास मौजूद थे जिन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के इस रिएक्शन के बारे में अखिलेश यादव को बताया, तो अखिलेश यादव ने कहा कि हाँ, हम मोहरा है लेकिन हम मोहरा जनता का है। अगर हम मोहरा हैं तो जनता हमको अपना मोहरा बनाती है और हम जनता के हिसाब से काम करते हैं। तो ये वार पलटवार जो है वो लगातार चल रहा है वरुण, और कब खत्म होगा ये दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार अखिलेश यादव बनाम केशव मौर्य की एक अलग ही सोशल मीडिया पर लड़ाई चल रही है और ये कोई नई लड़ाई नहीं है। हमने एक स्टोरी और इन दोनों नेताओं के आपसे इस तरीके के विवाद पर एक अलग स्टोरी की है। इसके इतिहास पर जो दर्शक हमारे जाना चाहें वो अमर उजाला उत्तर प्रदेश के चैनल पर वो देख सकते हैं। बिल्कुल। उत्कर्ष, अगली खबर का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी बल में वेटेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के रूप में देश को ट्रेंड और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। सवाल ये उत्कर्ष के आजकल अग्निवीरों का मुद्दा बहुत चर्चा में है। सीएम योगी ने ये जो तमाम बातें हैं, ये कहां कहीं उन्होंने और क्या कहा, और इससे जो ये अग्निवीर को आरक्षण देने का जो कॉन्सेप्ट है, उससे यूपी के युवाओं को कितना फायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जो आपने पूछा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए अपने दौरे पर निकल रहे थे, उससे पहले उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कही है। जहां तक फायदा देने की बात है, तो एक बात अभी जो स्पष्ट होनी बाकी है इस पूरे फैसले में, इस पूरे उनके बयान के बाद, कि ये वेटेज कितना होगा। अगर वेटेज मिलेगा तो कितना, क्या इसका कोई प्रतिशत निर्धारित होगा कि पूरा जो करने वाला सिद्ध होगा। होमगार्ड की नौकरियां हैं या जो तमाम नौकरियां हैं उसमें वो कितना हिस्सा देंगे।
यूपी पुलिस या पीएसी बल की जो बात कही गई है, इसमें क्या 10%, 15%, 20% कितना अग्निवीरों के लिए हिस्सा होगा, जब तक ये एक बार स्पष्टता नहीं आती, तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि कितना फायदा होगा और नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि हम इनको आरक्षण देने की सुविधा करेंगे, तो मतलब इसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि आरक्षण आप कुछ प्रतिशत में तय कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आज इतने और आज इतने, तो आपको जो प्रतिशत तय होंगे वो। जैसा आपने कहा कि अग्निवीरों का मुद्दा बड़ा उछल रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो सदन में अग्निवीर स्कीम को लेकर सवाल उठे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कारगिल विजय दिवस है उसके अवसर पर भी अग्निवीर मुद्दे का जिक्र किया था। उन्होंने अग्निवीर के जरिए सेना को होने वाले फायदे की बात कही थी और उसके बाद इस पर विपक्ष ने लगातार अपने तरीके से हमला किया है। इसीलिए कि अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा, विपक्ष एक सवाल ये उठाता है। और हम लगातार एक बात देख रहे हैं कि भाजपा शासित राज्यों में खास तौर पर ये स्कीम इस तरीके से स्कीम आ रही है कि अग्निवीरों को वहां काम करने वाली जो भी फोर्सेस होती हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे उनके अन्य जो जिस तरीके की सुरक्षा फोर्सेस होती हैं, दल और बल जो मौजूद होता है, उसमें किसी तरीके का आरक्षण दिया जाए। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए अग्निवीर को लेकर युवाओं में उत्साह है, ऐसा नहीं है कि वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं, लोग अग्निवीर बनने के लिए आगे आ रहे हैं और अब हम प्रतिबद्ध हैं कि हम अग्निवीर जैसी योजनाओं को जब वहां पर वो 4 साल की सर्विस देकर वापस आएंगे तो हम इनको यूपी पुलिस और पीएससी बल में इनके समायोजन की सुविधा और वेटेज देंगे। इसके जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक फायदा बताया, उन्होंने कहा कि ट्रेंड जवान हमको मिलेंगे, क्योंकि अग्निवीरों की पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग हो चुकी होगी, तो हमको उनको ट्रेनिंग पर जो समय लगता है या जो खर्च होता है मुझसे बचेंगे। अब इंतजार इसी बात का है क्योंकि घोषणा हो गई है कि यूपी में अग्निवीरों को एडजस्ट किया जाएगा, कितना किया जाता है, क्या वेटेज है, इसका स्पष्टीकरण, इसका ऐलान होना बाकी है। वरुण, बिल्कुल। चलिए उत्कर्ष, अगली खबर की तरफ चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह पर की गई टिप्पणी के मामले में मानहानि का केस झेल रहे रायबरेली के सांसद, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज कराया। बाहर मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं, राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। उत्कर्ष, ये पूरा मामला क्या है और राहुल ने इस मामले में आज क्या कहा? देखिए ये मामला दरअसल उत्तर प्रदेश का नहीं है, भले ही सुल्तानपुर कोर्ट में उनको पेश होना हो, ये कर्नाटक का मामला है। कर्नाटक में जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे साल 2018 में, तो 15 जुलाई 2018 को राहुल गांधी ने अपने एक राजनीतिक भाषण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी पर ही एक सुल्तानपुर के स्थानीय भाजपा नेता ने मानहानि का केस दायर किया था और इसीलिए सुल्तानपुर में इस मामले की सुनवाई हुई है। 27 नवंबर 2023 को पहली बार राहुल गांधी को इस मामले में तलब किया गया था। राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को पहली बार कोर्ट के सामने पेश हुए थे और तब उन्होंने अपनी जमानत करवाई थी। आज वो दूसरी बार इस कोर्ट के सामने पेश हुए जहां पर उनको अपना बयान दर्ज कराना था। करीब 20 मिनट राहुल गांधी कोर्ट में रहे, 11 बजे वो पहुंचे थे और अपना बयान दर्ज कराया। और तस्वीरों में जो दिख रहा है, मैं आपको आगे वही बताने वाला था कि राहुल गांधी जब कोर्ट पहुंचे तो वरुण, अच्छी खासी संख्या में लोग उन्हें देखने और वहां पर कांग्रेसी, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता, समर्थक और कई सारे वकील, उनका भी जमावड़ा था और खूब नारेबाजी बाहर कोर्ट पर हुई थी। जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया है वो जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन हैं, विजय मिश्रा नाम है, भाजपा के नेता हैं और 2018 में ही 4 अगस्त 2018 में ये पूरा परिवार दाखिल हुआ था। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, जो राहुल गांधी ने कहा है, जो उन्होंने मीडिया के सामने कहा, वो बात तो सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है, वो निर्दोष हैं। लेकिन बयान जब तक वो कोर्ट की प्रोसीडिंग सामने नहीं आती, शब्दशः उन्होंने क्या कहा है कोर्ट में, इसको लेकर पूरी जानकारी अभी वरुण नहीं मिल पाई है। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी का जो सुल्तानपुर दौरा है वो सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहा। राहुल गांधी सुल्तानपुर से जब वापस लौट रहे थे तो उन्होंने एक मोची की दुकान पर अपनी गाड़ी रोक दी और वहां जी। पर वो बैठे और बाकायदा मोची से बात की। कुछ तस्वीरें आई हैं, आमदनी के बारे में बात की, कामकाज कैसे होता है ये बात की। कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडल पर वो पूरी बातचीत बहुत जल्द सामने आएगी, लेकिन उसमें राहुल गांधी बाकायदा पूछते दिखाई दिए कि सैंडल चप्पल वगैरह जब बनती है तो कैसे बनती हैं। उन्होंने भी कुछ मरम्मत का काम वहां पर किया और उससे पहले रेलवे के कुछ जो कर्मचारी थे, राहुल गांधी उनसे भी मिले। एक जगहों पर रेलवे के कर्मचारी बैठे हुए थे, किसी बात को लेकर उनकी चर्चा चल रही थी या प्रदर्शन था और राहुल गांधी ने जब वो देखा तो वो भी उस बैनर तले बैठे। तो भले ही वो गए एक अदालती काम से थे, लेकिन वापस लौटते समय एक कुशल राजनेता की तरह उन्होंने हर अवसर का प्रयोग भी किया है। जी, बिल्कुल। और ये जो वीडियोस हैं, ये अमर उजाला उत्तर प्रदेश के चैनल पर
आपको मिल जाएंगे, आप जाएं वो वीडियो देख सकते हैं। बलिया में ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में सीएम ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सीओ, एसओ समेत 18 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। 7 पुलिसकर्मियों समेत 23 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। एसपी, एएसपी का तबादला कर दिया गया है। उत्कर्ष, ये मामला तो काफी बड़ा होता दिखाई दे रहा है। मामला क्या है, एक बार मैं चाहूंगा आप दर्शकों को पूरी बात बता दें। देखिए, मामला बहुत साफ है। बलिया उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर लगा एक जिला है। ऐसे में वहां पर कई सारे ट्रकों की या गाड़ियों की, वाहनों की आवाजाही होती है और इंटरस्टेट पास है वो। वहां पर ये पता चला था कि आजमगढ़ पुलिस ने बलिया में जाकर, और उसका कारण ये था कि एडीजी वाराणसी पीयूष मोडिया और डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्णा, तो चूंकि डीआईजी आजमगढ़ थे, फोर्स वो लेकर आए थे और एडीजी ने उसका नेतृत्व किया था। इन्होंने अवैध वसूली की, इनको जानकारी मिली थी कि उस पॉइंट पर अवैध वसूली होती है, उस पिकेट पर, और वहां पर वो पहुंचे तो वहां पर कुछ दलाल और कुछ पुलिस वाले भी मिलकर ट्रकों से वसूली करके, और बताया जाता है कि उसके रेट फिक्स थे, ट्रकों को बॉर्डर पास करवा रहे थे। मतलब कागजात हो नहीं हो की आवश्यकता बहुत नहीं थी। और ऐसे में जब पुलिस कर्मियों को वहां पर दबिश दी गई और पकड़ा गया, तो कुल मिलाकर, जैसा हमने कल भी आपको बताया था, कि कुछ चीजें बरामद हुई थी। करीब 25 मोबाइल, 14 बाइक, 37,500 रुपए नगद बरामद हुए थे। और उसके बाद 2 सिपाही समेत 18 लोग कल गिरफ्तार हुए थे, यानी 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। जब रात भर कार्रवाई चली, पूरी पूछताछ हुई, प्रारंभिक जांच हुई, जो हिसाब किताब, जो फोन, मैंने कल भी आपको कहा था कि वो फोन की जांच की जा रही है, वो जो डायरी है, वो जो बाकी चीजें मिली उस पर लिखा जा रहा है, हिसाब किताब तो समझा जा रहा है। तो ये पता चला कि उसके बाद सुबह उस पूरे मामले में एसपी, एसएसपी, सीओ समेत तमाम लोग पहुंचे। अब इस मामले में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय तक की पूरी जानकारी पहुंची, किस तरीके का घालमेल चल रहा था, पुलिस के बड़े अधिकारियों ने पुलिस के छोटे कर्मचारियों को ही गिरफ्तार किया है, उनकी मिलीभगत से सब कुछ हो रहा था, तो थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और 5 पुलिसकर्मियों समेत 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसके अलावा 18 लोग, जिन 23 लोगों पर गिरफ्तारी हुई उनमें से 18 गिरफ्तार हो गए हैं, 5 फरार हैं, जिसमें थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी अभी तक फरार हैं। जहां तक निलंबन की बात है, तो सिर्फ छोटे नहीं, बड़े बड़े लोगों पर कार्रवाई हुई है। और एक बात और वरुण, जिस रकम को सुनकर शायद आप चौंक जाएं, हर दिन 10 से 15 लाख रुपए की वसूली होती थी। यानी पूरे महीने में अगर 15 लाख से आप हिसाब लगाएं, तो करीब करीब 4.5 करोड़ रुपए की वसूली की बात है कि इतनी वसूली, और ये सिर्फ एक पॉइंट पर, एक थाने से हो जाती थी। अगर इसके साथ बात की जाए तो बलिया के एसपी और एसएसपी को पद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हटा दिया गया है। इनको कोई नई नियुक्ति नहीं दी गई, तो इसको सिर्फ ट्रांसफर नहीं कहा जा सकता, अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सीओ को निलंबित किया गया, 18 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए, और जैसा मैंने आपको बताया, इनके समेत 23 लोगों पर एफआईआर है, 5 अब भी फरार चल रहे हैं, 18 गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल। पुलिस से जुड़ी एक जरूरी खबर, महत्वपूर्ण खबर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने प्रदेश पुलिस में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। परीक्षा 23, 24, 25 अगस्त और 30, 31 अगस्त को आयोजित होगी। एक नए नियम से यह परीक्षा होगी। उत्कर्ष, ये नया नियम क्या है? देखिए, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में नकल के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ एक अध्यादेश आया था, क्योंकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा। कल भी मैंने आपको थोड़ा सा हिंट इस बारे में किया था कि जब तक परीक्षाएं होंगी तब तक विधानसभा का सत्र पूरा हो चुका होगा। तो अभी नियम जो है वो अध्यादेश की शक्ल में है। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत तब्दीली हमको देखने को मिले, क्योंकि विधानसभा में जब कोई बिल आता है, अधिकतर मौकों पर वो एज इट इज पास हो जाता है, क्योंकि संख्या बल का मामला है और भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त संख्या है। पर अगर इसमें कोई वैलिड सलाह आती है तो विपक्ष की ओर से या कहीं से भी उसको माना जाए, तब भी। अब नए नियम क्या है? नए नियम अभ्यर्थियों से ज्यादा आप ये मान लीजिए कि परीक्षा की शुचिता को ध्यान में रखते हुए लागू किए गए हैं, और इसमें अगर कोई ऐसा गिरोह है तो उसके लिए मुश्किलें ज्यादा है। एंटी पेपर लीक कानून के तहत ये भर्ती होगी। एंटी पेपर लीक कानून क्या है? अगर इस परीक्षा में किसी भी तरीके का किसी भी व्यक्ति ने अनुचित साधनों का इस्तेमाल किया, सॉल्वर से पेपर लीक कराने की या पेपर को देने की कोशिश की, पेपर लीक कराने की साजिश भी अगर रची गई, तो ऐसे में या उत्तर पुस्तिकाओं से छेड़छाड़ होती है,
तो ऐसे में जो 1 जुलाई को अध्यादेश आया था, जिसे हम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024 कहते हैं, उसका प्रयोग होगा, यानी उसके तहत कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्या होगी कि ऐसे मामले में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या फिर आजीवन कारावास, और या ये दोनों ही मिलाकर हो सकता है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जिसको हम आजीवन या उम्र कैद कहते हैं, आजीवन कारावास कहते हैं, वो तक हो सकता है आरोपियों पर। और जो जानकारी मिल पा रही है वरुण की छोटी संख्या नहीं है, करीब 48 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था पिछली बार, 48,17,442 अगर एक्चुअल संख्या की बात करें। और जो पिछली बार थे वो अपना पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। 48 में से करीब 43,13,611 बच्चों ने पिछली बार परीक्षा दी थी। तो जो भी एडमिट कार्ड भरे हैं पहले, वही इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, यानी 48 लाख अब भी अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे सकते हैं। छोटी संख्या नहीं है, करीब करीब आधा करोड़ संख्या है अभ्यर्थियों की। वो करीब करीब 1161 परीक्षा केंद्रों में, जैसा आपने बताया, 5 दिनों में 10 पालियों में, हर दिन 2-2 पालियों में परीक्षा होगी और कुल 10 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो वक्त है वो काफी बड़ा है, क्योंकि बीच में त्योहार आ रहा है। तो 23 तारीख से 31 तारीख के बीच में इस परीक्षा की शुचिता को कायम रखना बिना किसी गड़बड़ी के, क्योंकि अगर ये 1-2 पाली की बात होती तब तो बात अलग है, लेकिन 1 बार 2 बार पेपर होने के बाद हर बार जो अलग अलग पेपर या जो सेट बनते हैं वो उतने समय तक सुरक्षित रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उस चुनौती को ध्यान में रखते हुए, जैसा मैंने आपको बताया कि नए नियमों के तहत इस परीक्षा को कराया जा रहा है, ताकि कोई सॉल्वर गिरोह या इस तरीके का नकल गिरोह ये बात बहुत ध्यान रख ले कि अगर वो इस तरीके की कोशिश करते हैं और पुलिस के शिकंजे में आते हैं, तो मामूली सजा पाने के बाद वो नहीं छूट जाएंगे। बिल्कुल। उत्कर्ष, अब बात उस खबर की करेंगे जिस खबर की आज बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, जिस खबर पर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर विस्तार से समीक्षा बैठक पूरी कर ली है। सीएम योगी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कामों को जनता तक जरूर पहुंचाएं। उत्कर्ष, इस बैठक की इतनी चर्चा क्यों है? कौन कौन लोग इसमें मौजूद थे? इस बैठक में क्या कुछ हुआ? देखिए, ये एक बैठक नहीं है। आज हम इस पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं, जैसा आपने शुरू में भी बताया कि 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। तो किसी दिन 2, किसी दिन 1, क्योंकि बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ के इलाकों पर दौरा करने निकल गए थे, तो लगातार हो नहीं पाई थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 दिनों में 18 मंडलों की समीक्षा की है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से शिकस्त मिली, या और उसको शिकस्त ही कहा जाना चाहिए, क्योंकि पार्टी नीचे आई है अपने पिछले नंबरों से, जो अधिकतर सीटों पर उनको हार मिली, उसके बाद से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंडलवार समीक्षा कर रहे थे, जिसमें उस मंडल के, जिस भी मंडल की समीक्षा हो रही हो, विधायक, जनप्रतिनिधि, सांसद, मंत्री सब मौजूद थे। इस बैठक में जैसा आपने कहा कि उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि भाई, आप लोगों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों की एक योजना बनाइए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2027 के चुनाव पर फोकस करिए। मतलब वो अभी से जानते हैं कि सिर्फ उपचुनाव की बात नहीं करनी है, एक लंबी अवधि की योजना बनाने के लिए उन्होंने तमाम जनप्रतिनिधियों से कहा है। उन्होंने कहा कि आप लाभार्थियों से संपर्क बनाए रखिए। आप योजनाएं बनाते हैं, योजना का लाभ जिनको मिल रहा है उनसे संपर्क रखिए, ताकि फीडबैक मिल सके, उन लोगों को पता तो चले कि योजना मिली किसके जरिए है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके की अफवाह फैल रही है, इसको रोकना और इसका काउंटर जवाब देना बहुत जरूरी है। और आपको याद होगा, पिछले दिनों भी उन्होंने भाजपा की प्रदेश कार्य समिति में सार्वजनिक मंच पर भी कहा था कि जो काउंटर नैरेटिव तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं, अगर कोई एक नैरेटिव तैयार किया जाता है तो उसका एक काउंटर नैरेटिव तैयार क्यों नहीं होता, तो जनता के बीच सच लेकर जाएं। अब चर्चा क्यों हो रही है, उस पॉइंट पर आ जाते हैं। और चर्चा होने के सबसे बड़े 2 कारण तो आज और कल की बैठक है वरुण। आज लखनऊ मंडल की बैठक थी, जिसके बाद ये बैठकों का पूरा जो क्रम है वो खत्म हुआ है। लखनऊ मंडल से पहले कल हुई थी प्रयागराज मंडल की बैठक। प्रयागराज मंडल की बैठक में गृह जिला उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का उस मंडल में आता है। केशव प्रसाद मौर्य उस बैठक में शामिल नहीं हुए, और ऐसा नहीं है कि वो लखनऊ में नहीं थे, वो लखनऊ में थे। सूत्र बता रहे हैं कि जिस वक्त ये बैठक चल रही थी उस वक्त केशव मौर्य कुछ लोगों से मुलाकात कर रहे थे। वो भी जनप्रतिनिधि थे उस मंडल के, स्वाभाविक रूप से नहीं थे, वरना वो बैठक में होते। इसके बाद कोई बयान, कारण नहीं आया कि क्यों बैठक में नहीं आए। आज लखनऊ मंडल की बैठक थी। लखनऊ मंडल की बैठक में दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि लखनऊ से उनको आना था, बतौर विधायक भी हैं, वो जनप्रतिनिधि भी हैं, वो भी इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं।
तो उसके बाद सवाल शुरू हो जाते हैं लगातार कि क्या कोई दिक्कत है, गड़बड़ है। और जो हमने जहाँ से चर्चा शुरू की थी ना कि केशव मौर्य पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है, तो जैसा मैंने आपको बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल इन दोनों डिप्टी सीएम की गैर मौजूदगी को लेकर पूछा गया था, जिस पर अखिलेश ने भी वार किया। तो इस पर सियासत सिर्फ और सिर्फ अंदर खाने नहीं चल रही है, विपक्ष भी उस पर वार कर रहा है। अब ये तीनों नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्रिजेश पाठक मेरे ख्याल से कल सुबह दिल्ली पहुंच जाएंगे या आज देर रात वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अब दिल्ली में तीनों नेता हैं जो एक साथ लखनऊ में नहीं मिले, दिल्ली में बाय डिफॉल्ट, क्योंकि नीति आयोग की बैठक है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक है, वहां पर ये एक साथ होंगे। तो जो रार है, और इस शब्द को कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं कि एक दूरियां हैं, एक रार है, तो वो दूरियां किन बातों को लेकर है। अब इसका जितना पोस्टमार्टम होना है ना वरुण, वो लखनऊ में कयासबाजियां ज्यादा होंगी, लेकिन पोस्टमार्टम, फैसला, समझौता, सहमति, जो कुछ होना होगा, ये सब अब दिल्ली में होना है। बिल्कुल। चलिए अब शो की आखिरी खबर की तरफ चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी खबर है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बजट को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने बसपा के संस्थापक काशीराम को भारत रत्न देने की मांग भी की है। उत्कर्ष, ये बयान कब दिया, कहां दिया और क्या कुछ कहा? देखिए, मायावती ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपना ये बयान जारी किया है और उन्होंने लिखा, और ये उन्होंने इस तरीके से लिखा, दरअसल पिछले कुछ दिनों पर अलग अलग वर्गों से बात आई थी कि कांशीराम को भारत रत्न दे देना चाहिए। उन्होंने पहले तो बयान जो दिया था वो बजट पर दिया था। हमने कहा कि बजट से दुखी और पीड़ित गैर भाजपा शासित राज्यों ने इसको लेकर नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होने का निर्णय किया है। लेकिन उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो कि इसमें शामिल हो रहा है, उस पर भी बजट में ध्यान नहीं दिया गया, तो इस मामले को उठाना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा और देश और जनहित में इस मामले को ऊपर रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद उन्होंने एक और बयान, मतलब बैक टू बैक उन्होंने दो बयान दिए। दूसरा जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश भाजपा के कुछ नेता और एक दलित सांसद बसपा के जन्मदाता और संस्थापक कांशीराम को भारत रत्न की उपाधि देने की मांग कर रहे हैं। मायावती ने इसका काउंटर किया और ये जानकारी देते हुए ही काउंटर किया। उन्होंने कहा कि ऐसी मांग करने के बजाय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, वो सत्ता में बैठी अपनी सरकार से तुरंत इस बात को दिलवा देना। भारत रत्न की मांग क्यों कर रहे हो, भारत रत्न दिलवा दें। और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ऐसा होता है, यानी कांशीराम जी को अगर भारत रत्न मिलता है, तो बसपा इसका स्वागत करेगी। और इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल स्टेटमेंट लिखा है। उन्होंने कहा कि वरना ऐसी मांगों के या ऐसे बयानों के जरिए दलितों को गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बंद कर देना चाहिए। मायावती ने ये एक तरीके से ये बताया कि इस तरीके की जो मांग है, अगर वो सही में पूरी करनी है तब तो वो हो जानी चाहिए। अगर वो पूरी नहीं करनी है तो इस तरीके की मांगे दरअसल दलितों के बीच में पैठ बनाने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, और उसी क्रम में ये नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। उम्मीद है ये तमाम खबरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे यूपी की बात के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।